Hello students, as your chapter 4 is going on and in our previous lecture we studied about Bohr's model of an atom और उसका बेसिक स्ट्रक्चर भी किया था हमने। उसके बाद हमने न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा था एंड वी डिड सम ऑफ योर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। सो टुडे योर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स। जो हमने बोहर के मॉडल पढ़ा था, बोहर का मॉडल पढ़ा था, उसमें हमने डिफरेंट ऑर्बिट्स पढ़े थे। हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। सो इन द सेंटर यू हैव न्यूक्लियस इन विच देयर इज न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स इज सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं आपके न्यूक्लियॉन्स, जो कि सम होते हैं किसका, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का। ठीक है, आप ये लोग नोट भी कर सकते हो। अब हमने क्या पढ़ना है आज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है यहाँ पे कि आपके एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम। तो हमने वहाँ पे लेबलिंग करी थी, जिस हिसाब से हमने बोहर मॉडल की। तो फर्स्ट वी हैड, जो पहले ऑर्बिट का नाम था वो क्या था हमारे पास, के, सेकेंड का एल, थर्ड का एम एंड फोर्थ का एन। इतने बेसिक एलिमेंट्स हैं आपके पास अभी जो इन चारों ऑर्बिट्स में इजीली आ जाएंगे। तो हमने ये ऑर्बिट्स पढ़े थे जिनका हमारे पास शेल नंबर क्या था, मतलब कि सीरीज नंबर लेवल 1, 2, 3 एंड 4। तो इन नंबर के अकॉर्डिंग, सो दिस वाज, जो ये आपका है 1, 2, 3, 4, दिस इज एन, दैट इज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल। ये जो ऑर्बिट्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल। मतलब इन ऑर्बिट की अपनी एक पर्टिकुलर एनर्जी है, एक पर्टिकुलर अपनी एनर्जी है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एनर्जी लेवल। अब जो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल है वो क्या है आपके पास, 1, 2, 3 एंड 4। तो अब जो डिस्ट्रीब्यूशन हम इसी बेस पे फाइंड आउट करेंगे। अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, जो आपका एक ऑर्बिट में है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो एक फॉर्मूला से दिया जाता है। दैट फॉर्मूला इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट इज गिवन बाय 2n²। ठीक है, तो मतलब किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ, या आप इसे क्या लिखोगे, मैक्सिमम नंबर, एक ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किससे गिवन होता है, एक फॉर्मूला, दैट इज 2n²। ठीक है, ये आपको सजेस्ट किया था बोहर एंड एक और साइंटिस्ट है आपके पास, बरी, बोहर एंड बरी। इन दोनों ने ये फॉर्मूला सजेस्टेड किया था, BURY। इन दोनों के अकॉर्डिंग जो है ये एनर्जी लेवल में, एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं वो इसका फॉर्मूला से हम इजीली डिराइव कर सकते हैं। तो लेट अस डिराइव दैट। तो मतलब आपका जो के शेल है, फॉर के शेल यू हैव n इक्वल्स टू 1। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं उसमें, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी 2n², दैट इज इक्वल टू n की जगह आपको 1 पुट करना है ना। देखिए n क्या है आपके पास यहाँ पे, एनर्जी लेवल, तो आपको सिर्फ उसकी वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। तो दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 2। नाउ फॉर L you have n equals to 2, therefore maximum number of electrons can be given as 8। 2 का स्क्वायर 4 and 4 2s are 8। now for M maximum number of electrons can be 2 into 3 square, 2 into 9, that is 18। now at N you have n equals to 4, so maximum number of electrons can be 2 into 16, that is 32। तो इस तरह से आपके डिफरेंट एनर्जी लेवल में या फिर ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो हमने फाइंड आउट कर दिए। के में आपके 2 होते हैं, एल में 8, एल में 8, एम में 18 एंड इन एन यू हैव 32। ठीक है, तो जो आपके हैं, अब देखिए ये तो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि एक ऑर्बिट में हो सकते हैं। ये आ गया आपके पास फर्स्ट रूल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्बिट्स। ठीक है,
अब जो आपका लास्ट ऑर्बिट है दैट इज वैलेंस शेल। लास्ट ऑर्बिट जो भी आपके स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लास्ट ऑर्बिट होगा दैट इज कॉल्ड जनरली वैलेंस शेल। उसमें मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो आपका लास्ट शेल जो भी होगा, इन चारों में से जो भी आपका लास्ट शेल होगा उसमें मैक्सिमम कितने 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। थर्ड पॉइंट है आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक है, जो इनका जो फिलिंग है, इन सभी ऑर्बिट्स का फिलिंग है वो सीरियल वाइज होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 32 है तो डायरेक्ट आप सारे इलेक्ट्रॉन्स n नंबर में डाल दोगे, ऐसा नहीं हो सकता। पहले k शेल के 2 कंप्लीट होंगे दैट इज फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल या ऑर्बिट्स इज डन सीरियल वाइज। सीरियल वाइज का यहाँ पे क्या मतलब है? पहले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है k के पूरे किए जाएंगे, उसके बाद रिमेनिंग l में जाएंगे, अगर इसमें से भी बच जाते हैं फिर m में जाएंगे और इसमें से बचने पर ही n में जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप डायरेक्ट n में डाल दो या फिर डायरेक्ट m में डाल दो या डायरेक्ट l में, एक प्रॉपर सीरीज में ही फिलिंग होगी। ठीक है, तो ये है आपका कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब आप ड्रॉ करोगे, एक किसी एटम का स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग आप कैसे ये एलिमेंट को प्लॉट करोगे, कैसे इलेक्ट्रॉन्स को प्लॉट करोगे। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे इन टेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इस टॉपिक के बाद, राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम एटम्स। अब देखिए जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, हमें उसमें क्या प्लॉट करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पर जो आपके पास एटॉमिक नंबर गिवन होता है दैट इज सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि न्यूट्रॉन्स तो प्रोटॉन्स के बराबर ही होते हैं ना। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे? एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, अब आपका क्वेश्चन में क्या पूछा गया है यहाँ पे? कार्बन एंड सोडियम, तो मैं आपको कार्बन का बताऊंगी, आप सोडियम का खुद करोगे। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर आपके पास क्या होता है जनरली? दैट इज 12 है आपके पास। तो जो आपके पास ये नंबर ऑफ एटम्स हैं दैट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर इज सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आपको पता है जो एटम है वो तभी स्टेबल होगा जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रल करेंगे। न्यूट्रल कब करेंगे? जब ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, इन कई केसेस में ऐसा कई बार ऐसा होता है कि जो आपके प्रोटॉन्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें एक ज़्यादा होता है, तो वो आपको देखना पड़ता है, वो आपके पास हायर लेवल में है। तो यहाँ पे आपके पास कार्बन 6 एंड 6। ठीक है, आप दोनों को इक्वली 2 से डिवाइड करके 6 एंड 6, तो आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 6। अगर आपको यहाँ पे मॉडल एक स्ट्रक्चर पूरा प्लॉट करना हो तो बीच में आपका न्यूक्लियस आ गया एंड KL। ठीक है, तो देखिए आपके पास हमने क्या लिखा था अभी, K में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है? मैक्सिमम 2 एंड L कैन हैव अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास तो टोटल 6 है, तो ये 2 शेल काफ़ी हैं क्योंकि हमारे पास टोटल इनमें कितने आ सकते हैं? 10। तो हम सबसे पहले K में प्लॉट कर लेते हैं हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके पास रिमेनिंग कितने रहे? 2 - 6 - 2, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। तो आप इन्हें यहाँ पे प्लॉट कर सकते हो। सो दिस इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर फॉर कार्बन एटम। आपकी बुक में फिगर 4.4 में डिफरेंट एटम्स के लिए जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो गिवन है। आप उसमें चाहे कार्बन का टैली भी कर सकते हो, फिर इसका मतलब ये नहीं कि आपने सोडियम का वहां से उतार देना है, ट्राई कर लेना एक बार। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 इन टेक्स्ट क्वेश्चन में, विच इज इफ K and
L shells of an atoms are full, then what would be the total number of electrons? K और L शेल दोनों फुल है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है आपके पास? In L shell you have 8 and in K shell you have 2. So total number of electrons you have is 10. ठीक है, ये दो सिंपल से क्वेश्चन थे. उसके बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज वैलेंसी. इट इज जनरली द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. मतलब कि एक एलिमेंट कितना रेडीली मतलब कितना जल्दी किसी और एटम के साथ कंबाइन कर सकता है, उसे क्या बोलते हैं? वैलेंसी. ठीक है, एक नंबर होता है, मतलब इसे एक नंबर से डेजिग्नेट किया जाता है, जैसे 1 2 3 या 4. ये कैसे, आप इन्हें कैसे डिराइव करते हो? इट इज जनरली फाउंड आउट by number of electrons in the valence shell of the atom. वैलेंस शेल मैंने आपको बताया अभी कौन सा होता है आपका? आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ अ एटम. ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ एटम. जैसे कि आपका यहाँ पे कार्बन है, कार्बन में आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है यहाँ पे? एल. एल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे? 4. तो इसकी वैलेंसी क्या हुई आपके पास? 4. तो आई होप इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या देंगे आपको? एक एटम की वैलेंसी. तो जनरली आप किसी भी एटम का स्ट्रक्चर प्लॉट करके या किसी भी एलिमेंट का स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर प्लॉट करके उसकी वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, सो यहाँ पे आपको एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, वैलेंसी ऑफ क्लोरीन. ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है आपके पास? एटॉमिक नंबर. देखिए हमने अभी तक मास नंबर ही पढ़ा है, तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर इस टॉपिक के बाद है आपके पास. तो जनरली मैं आपको बता देती हूँ एटॉमिक नंबर क्या है आपके पास क्लोरीन का, दैट इज 35.5. ठीक है, तो अगर हम क्लोरीन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखना चाहे तो वो कितने आते हैं? 17. कैसे? अगर हम इसे राउंड ऑफ करके 36 लेते हैं, 36 भी नहीं ले सकते हम, वी कैन नॉट टेक द हायर डिजिट, हम इसे क्या लेंगे? 35. ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे? आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, मतलब इक्वल नंबर में आप इसे डिवाइड नहीं कर सकते. तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? 17 + 18. तो आप हमेशा जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं या फिर नंबर ऑफ, ये क्या आएंगे आपके पास? प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, और ये आएंगे आपके पास प्रोटॉन्स. तो इसके जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज 17. अगर इसका स्ट्रक्चर प्लॉट करें तो हमारे पास क्या आएगा? के और एल में आपके पास 10 ही आ सकते हैं, इसके पास 17 है तो इसके पास के, एल और एम तीनों बनेंगे. सो हियर वी हैव के, एल एंड एम. ठीक है, के में 2 आ गए, इसके पूरे आप 8 प्लॉट कर दीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ठीक है, और बचे इसके कितने रिमेनिंग? 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कंट्राडिक्शन है. मैंने आपको बताया कंट्राडिक्शन मतलब कि एक अपोजिंग पॉइंट है. अपोजिंग पॉइंट मतलब जो मैंने आपको पॉइंट बताया उसके अपोजिट में एक पॉइंट है. देखिए कैसे, मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस शेल में होंगे वो क्या होंगे? वो क्या बताएंगे? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट दैट इज वैलेंसी. बट क्लोरीन के वैलेंस शेल में आपके पास कितने थे? 7. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या था, जो हमारे पास
हमने अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि वैलेंस शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, 8। ठीक है, तो मतलब 8 में से जो आपके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज 4 गिव्स यू दी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट दैट इज वैलेंसी। मतलब कि इसे 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं और इसका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 8। अगर 4 में आप 4 प्लस कर दें तो 8 हो जाएगा, तो एलिमेंट क्या हो जाएगा, स्टेबल। मतलब कि अगर लास्ट ऑर्बिट में 8 एलिमेंट्स होते हैं तो एलिमेंट क्या होता है आपका, स्टेबल। तो कोई भी एलिमेंट हो नेचर में वो स्टेबल होना चाहता है, इसीलिए आपकी वैलेंसी आप किससे फाइंड आउट करोगे, 8 में से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हैं उसको माइनस करके। तो अगर आपकी क्लोरीन की बात आए तो 8 माइनस 7, तो क्लोरीन की वैलेंसी आप क्या लोगे यहाँ पे, क्लोरीन की वैलेंसी आपके पास आती है यहाँ पे 1। ठीक है, बिकॉज देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन नीडेड टू कंप्लीट द ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। सो बेसिकली योर वैलेंसी कैन बी फाइंड आउट बाय subtracting the number of electrons in the valence shell from the octet। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास सल्फर और मैग्नीशियम। ये आप लोग खुद फाइंड आउट करोगे। अगर फिर भी वैलेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है या कुछ पॉइंट समझना है आप पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास एटॉमिक नंबर और मास नंबर। अब देखते हैं हमारे एटॉमिक नंबर और मास नंबर में क्या डिफरेंस है। एटॉमिक नंबर, सो एटॉमिक नंबर इज बेसिकली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। एटॉमिक नंबर क्या देता है आपको, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम से आपको क्या मिलता है, एटॉमिक नंबर। इसको Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट इज योर मास नंबर। मास नंबर आपको कैसे मिलता है, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियस। जैसे कि मैंने आपको बताया है, द मास नंबर इज सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो आप ये देख सकते हो जो आपका एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, मास नंबर के ऑलमोस्ट हाफ। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होगा, मास नंबर के हाफ। तो देखिए अगर आपके पास इन दोनों को कंबाइनली रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, बीच में आपका एक एलिमेंट होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे, एलिमेंट। एलिमेंट क्या हो सकता है यहाँ पे, कार्बन, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। ठीक है, जो एटॉमिक नंबर है वो हमेशा नीचे आता है दैट इज Z, और जो आपका मास नंबर है वो कहाँ आता है, ऊपर, A। मास नंबर किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, A। थोड़ा उल्टा है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर Z से और मास नंबर A से। ठीक है, तो अगर आपके पास एक एलिमेंट ले लेते हैं नाइट्रोजन, तो उसका जो आपका मास नंबर है दैट इज 14। नाइट्रोजन का मास नंबर क्या आपके पास 14, एटॉमिक नंबर विल बी हाफ ऑफ इट्स दैट इज 7। ठीक है, तो कंबाइनली आपका एटॉमिक नंबर ऑफ मास नंबर ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, नाउ इसी के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, सो इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज 8 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑल्सो 8। क्वेश्चन इज number of protons is 8 and electrons is also 8, then what is the atomic number? Atomic number is your number of protons, so their atomic number is 8. What is charge on atom? चार्ज, अब देखिए चार्ज की बात हो रही है। अगर आपके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू रूल ओनली 8। ठीक है, अगर 8 से कम है, अगर 7 है तो उसे एक इलेक्ट्रॉन लेना है, और अगर लेना है तो उसे क्या होना चाहिए, नेगेटिवली चार्ज। क्या होना चाहिए उसे, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो अगर उसे गेन करना है तो क्या होगा, नेगेटिव। और अगर पूरा 9 है यहाँ पे, 8 से बड़ा है 9,
ठीक है। तो अगर उसे लूज करना है तो उसे क्या होना चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज। मतलब नेगेटिव का मतलब क्या है, गेन लेना, पॉजिटिव का मतलब क्या है, लूज छोड़ना। पर यहाँ पे जो आपका 8 है, मतलब जो कंबाइनली, अब देख लेते हैं इसका चार्ज क्या आएगा, कैसे पता चलेगा हमें, इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर प्लॉट करके। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके पास यहाँ पे, 8। सो 6 आएंगे आपके पास वैलेंस शेल में। देखिए कैसे, के में आपके 2 प्लॉट हो गए, रिमेनिंग आपके पास कितने हैं यहाँ पे, 6। 8 - 2 6 ना, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो ऑक्टेट पूरा करने के लिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए यहाँ पे जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2। ठीक है, 2। तो चार्ज क्या होना चाहिए इस पे, नेगेटिव। चार्ज शुड बी नेगेटिव एज इट हैज टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये आपको भी कंसेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, मुझे नहीं पता है क्वेश्चन आपको क्यों दिया गया है, बट फिर भी आप चाहें तो इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं आपके पास, एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। सेम एटॉमिक नंबर होता है एटम्स का, बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम होगा। अगर मान लीजिए हम एक एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर क्या होगा इन एलिमेंट्स का, सेम, पर मास नंबर क्या हो सकता है, चेंज। ठीक है, ये होते हैं आपके आइसोटोप, मतलब एक ही एलिमेंट के थोड़े से डिफरेंट कंपाउंड्स जिनका मास नंबर क्या होगा, अलग। अब आपके आ जाते हैं आइसोबार्स। तो आइसोबार्स क्या होते हैं आपके, जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है और मास नंबर सेम। सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, मतलब कि नाइट्रोजन का 14 सेम रहेगा, मास नंबर क्या हो सकता है, चेंज। ठीक है, मास नंबर सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर क्या हो सकता है, चेंज। तो ये थे आपके आइसोटोप्स और आइसोबार्स, सिंपल। ठीक है, आइसोटोप्स में अब आपकी थोड़ी एप्लीकेशंस भी रहती हैं, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज जो उसकी बेस्ड हैं। तो आइसोटोप, जो यूरेनियम का आइसोटोप होता है वो किस में यूज होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, आपकी बुक में एप्लीकेशंस दी है। और आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कोबाल्ट के आइसोटोप को कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। एंड योर लास्ट एप्लीकेशन इज आयोडीन के आइसोटोप को गॉइटर के कंट्रोल के, या गॉइटर जो आपके लैक ऑफ आयोडीन की वजह से गले में एक फोड़ा सा हो जाता है उसे बोलते हैं, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। ठीक है, अभी आपके पास इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। फॉर एच डी एंड टी टेबुलेट द 3 एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स फाउंड इन ईच ऑफ देम। एच डी और टी का यहाँ पे क्या मतलब है, प्रोटियम, एच स्टैंड्स फॉर प्रोटियम। ये एच डी और टी क्या है, आपके पास हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, इनका जो कॉमन नेम है दैट इज डी फॉर ड्यूट्रियम एंड एच टी फॉर ट्रीटियम। ये तीनों क्या होते हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं। इनके सिंबल्स हैं आपके पास 1H1, 1H2 एंड 1H3। ठीक है, इतना ही था, आपको सिंबल ही लिखने हैं इसके। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एनी पेयर ऑफ आइसोटोप्स। तो एग्जांपल लिख लेना, आपके बुक में आइसोटोप दिया है, क्लोरीन का दिया है, और आइसोबार का एग्जांपल भी आइसोटोप्स का एग्जांपल है
6C12 एंड 6C14। एंड आइसोबार्स का आप कंसीडर कर सकते हो, आपका जो 12 है दैट विल बी सेम एंड योर। अब देखिए ये वेरी कर सकता है, ठीक है। सो अलॉन्ग विद दीज इन टेक्स्ट क्वेश्चन, आपका जो चैप्टर 4 है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम अलॉन्ग विद इन टेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सो थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टुडे।